अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। हुकूमती इत्तेहादी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी अब आवाज़ उठाना शुरू कर दी और वो भी ये कह रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में ज़्यादतियाँ की जा रही हैं। देखें, वो चीज़ों को रिकॉर्ड पे रखना चाहते हैं। मैंने इससे पहले आपको दिखाया था और ये आप दोबारा देख लीजिए तस्वीर। ये जब गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन हुआ था इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN को कितनी आज़ादी थी। आप जरा इसको देख लीजिए। कुछ टाउट्स बैठे हुए हैं टीवी चैनल्स के ऊपर और वो इमरान खान साहब के बोगस में मुब्तला कुछ सहाफ़ी भी हैं। वो बेचारे ये कहते रहते हैं कि इमरान खान साहब के दौर में इमरान खान साहब को फ्री हैंड था और पीपल्स पार्टी और PMLN जो है वो बंधे हुए थे, तो वही कुछ आज हो रहा है, कुछ भी तब्दील नहीं हुआ। वो इस तरह के आपको कहानियां और ऐसे चूरन आपको बेचते हैं। लेकिन हकायक ये है कि इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में लगभग सारे ज़िमनी इलेक्शन इमरान खान साहब हार गए थे। अगर वो अपनी ताकत इस्तेमाल करते या हुकूमती वसाइल इस्तेमाल करते या एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर दो नंबरी करते तो इमरान खान साहब वो ज़िमनी इलेक्शन जीत सकते थे। लेकिन इमरान खान साहब ने ज़िमनी इंतखाबात पे असरअंदाज होने की कोशिश नहीं की, ना ही वो गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के जो इंतखाबात हैं उसके ऊपर असरअंदाज हुए। नॉर्मली वहां पे हुकूमतें जीत जाती हैं, लेकिन अब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की बेजा मुदाखलत की वजह से इस इलेक्शन में सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ है। ये गिलगित बल्तिस्तान में जब पिछली मरतबा इलेक्शन हुए इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में, तो मरियम नवाज और बिलावल देखें कैसे कुल्ले फिर रहे थे। वहां पे फैंसी ड्रेस शो चल रहा था, फुल इंजॉयमेंट चल रही थी, पूरा प्रोटोकॉल मिल रहा था। लेकिन आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ क्या हो रहा है, ये जो सहाफी, दानिश्वर या टाउट्स, ये जो लोग भी इसको एक साथ दिखाने की कोशिश करते हैं ना कि जनाब जो पीपल्स पार्टी और PMLN के साथ हुआ वही आज PTI के साथ हो रहा है गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में या कश्मीर के इलेक्शन में, ये आपको धोखा दे रहे हैं और ये मुनाफकत कर रहे हैं। ऐसा नहीं था। कम से कम कंपेन करने की इजाजत थी, जाने आने की इजाजत थी, रास्ते खुले हुए थे, वो अपनी तकरीर कर सकते थे, अपने झंडे उठा सकते थे, वो अपना काम कर सकते थे। जो उनकी पॉलिटिक्स है उन्होंने अपने मुताबिक की। लेकिन इमरान खान साहब की पार्टी को उन सारी चीजों की भी इजाजत नहीं है। मैं फिर आपको याद दिलाऊं कि इमरान खान साहब अपने दौरे हुकूमत में तमाम ज़िमनी इंतखाबात हार रहे थे और वो अगर असरअंदाज होते तो उन ज़िमनी इंतखाबात को जीतना किसी भी हुकूमत के लिए कोई मुश्किल काम नहीं होता। आजकल आप देख भी रहे हैं कि इंतहाई गैर मकबूल होने के बावजूद मौजूदा हुक्मरान अपने ज़िमनी इंतखाबात में कैसे फार्म 47 हासिल कर लेते हैं। अब पीपल्स पार्टी भी बोलना शुरू हो गई। उन्होंने कहा जी जो पंजाब पुलिस तैनात की गई है गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में, इससे मकामी लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वो ये सोचने पे मजबूर है कि हमारे साथ ज्यादती क्यों हो रही है और हमारा हक क्यों छीना जा रहा है। लोग सवालात उठा रहे हैं। फिर वफाकी वुज़रा, MNA, सेनेटर वो वहां कंपेन्स चला रहे हैं, वहां पे NOCs जारी किए जा रहे हैं, जो एडिशनल ROs हैं वो तब्दील किए जा रहे हैं। इलेक्शन शेड्यूल जारी होने के बावजूद वोटर लिस्टें तब्दील की जा रही हैं। नदीम अफजल चंद साहब ने भी इसके बारे में बातें की और लोग भी कर रहे हैं अब कि वोटर लिस्टें तो तब्दील होती नहीं है इलेक्शन शेड्यूल जारी होने के बाद, लेकिन इलेक्शन शेड्यूल जारी होने के बावजूद वोटर लिस्टें तब्दील कर दी गई। और सबसे बड़ा सवाल यह पैदा होता है कि क्या गिलगित बल्तिस्तान में जो इंतखाबात होने जा रहे हैं वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हैं। तो आज पूरे पाकिस्तान में आप जिससे मर्जी पूछ लें, गिलगित बल्तिस्तान में इस मरतबा होने वाले इंतखाबात फ्री एंड फेयर नहीं है। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने दो जमातों के लिए ग्राउंड बनाई है, नवाज शरीफ और जरदारी। इन दोनों की पार्टियों को मौका दिया इलेक्शन लड़ने का और इनके बीच में ही वो हुकूमत की बंदरबांट करने वाले हैं। आखिरी जो रुकावट है इनके रास्ते में वो वोटर है, अवाम है। उस रुकावट को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। इंतखाबी निशान तक बार बार तब्दील किए जा रहे हैं। यहां पे एक उम्मीदवार है और उन्होंने, वो बेचारे बता रहे हैं जिला गदर से, वो ये बताते हैं नवाज खान नाजी, वो ये कहते हैं जनाब के पहले एक निशान दिया फिर दूसरा निशान। इस तरह की शिकायतें आ रही हैं और भी लोग बेचारे करते रहते हैं ऐसी शिकायतें। इससे मिलती जुलती बहुत शिकायतें इलेक्शन कमीशन की जानिब से आ रही हैं। तो जनाब वो कहते हैं पहले एक इंतखाबी निशान दिया फिर तब्दील कर दिया, अब दोबारा तब्दील कर रहे हैं। तो वो बिल्कुल इलेक्शन सर पे है। एक उम्मीदवार को वो इतने लंबे चौड़े दूर दराज के इलाके हैं वहां पे जाकर एक लोगों को बताना कि ये मेरा निशान है, वहां से आप अगले इलाके में चले जाते हैं। अब आप वापस जाके बार बार तो नहीं बता सकते ये मेरा निशान है। वो गरीब लोग हैं, वहां पे कंपेन भी वैसे नहीं होती, तो लोग गलत निशान के ऊपर अपना ठप्पा लगा देंगे तो वो तो एक गलती हो जाएगी। बहरहाल इस किस्म की चीजें वहां पे बिल्कुल नॉर्मलाइज कर दी गई हैं और ये तस्वीरें आप देखते रहे और याद रखें कि इमरान खान साहब के दौर में खुली आजादी थी बिलावल को और मरियम को, और इन्होंने शानदार कंपेन की थी पूरे प्रोटोकॉल के साथ।
कैप्टन सफदर पता नहीं किसकी तरफ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, जाते तो वो नून लीग के जलसों में है, लेकिन बदवाएं वो पीपल्स पार्टी और नून लीग को देते हैं। कैप्टन सफदर ने अभी एक जलसे में बदवा दी, उन्होंने कहा जी कि या अल्लाह जो लोग अवाम का पैसा खाते हैं उनको इस दुनिया में भी जलील कर और आखिरत में भी उनकी नस्लों को तबाह कर दे जो हमारी नस्लों को आगे नहीं बढ़ने देते। आमीन, मैं भी आमीन कहूंगा। और मेरी पूरे पाकिस्तानियों से सबसे अपील है कि आप भी कैप्टन सफदर की इस दुआ के ऊपर आमीन कहें। बल्कि मैं ये चाहूंगा कि कैप्टन सफदर एक दिन जब बैठे हो ना रायवंड में, या कभी जहां पे जरदारी और नवाज शरीफ इकट्ठे बैठे हों, वो वहां पे ये वाली दुआ करें और वहां पे ये कहे कि या अल्लाह जिसने कौम का पैसा खाया वो तबाह बर्बाद हो जाए। फिर देखें कैप्टन सफदर को वहां पे कितने मिनट बैठने देते हैं। एक दफा वहां पे ये दुआ करें कि या अल्लाह उनकी नस्लें तबाह कर दें जो पाकिस्तानियों की नस्लों को आगे नहीं बढ़ने देती। फिर देखें कैप्टन सफदर को कैसे वो मीटिंग में से उठाते हैं। अव्वल तो मीटिंग में बैठाएंगे ही नहीं, इतनी औकात ही नहीं उन्होंने बनने दी कैप्टन सफदर की, लेकिन जो उनके साथ होगा वो भी अच्छी तरह जानते हैं। तो कैप्टन सफदर साहब अपने अंदर की भड़ास, अपने अंदर का गुस्सा, वो कभी ना कभी मुझे ऐसा लगता है कि वो निकालते रहते हैं और वो नाम लिए बगैर सच बोलते हैं जो जाकर बहुत दूर तक हिट होता है। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर लोग कहते हैं कि उन्होंने क्या किया, नवाज शरीफ भी ये कहते हैं, बाकी लोग भी ये कहते हैं कि क्या किया। गिलगित बल्तिस्तान की बात कर लेते हैं, 1-1.5 साल उन्हें वहां पे हुकूमत मिली है, लगभग 1.5 साल के आसपास का टाइम मिला, क्योंकि इसका इलेक्शन बाद में हुआ था। कोरोना वायरस गुजर गया, उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन हुआ। जब जीबी में इलेक्शन हुआ उसके बाद तो इमरान खान साहब 1-1.5 साल भी नहीं रहे, बहुत थोड़ा सा टाइम उनको मिला वहां पे। उसके बाद एक ऐसा वक्त शुरू हो गया जिसमें कोई काम ही नहीं हो पा रहा था, पूरी की पूरी एस्टेब्लिशमेंट खिलाफ हो गई थी, फंड रोक दिए गए थे, वजीर आला को, वहां का जो वजीर आला था खालिद खुर्शीद, उसको दीवार के साथ लगाया जा रहा था। लेकिन जब तक इमरान खान साहब थे उनको थोड़ा सा वक्त मिला तो उसमें उन्होंने स्कर्दू एयरपोर्ट को इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए खुलवाया, उसको अपग्रेड किया। फिर स्कर्दू और गिलगित को सियाहत का मरकज बनाया और सरमायाकारी वहां पे मुतारफ करवाई इमरान खान साहब ने, ये मुजम्मल असलम साहब बता रहे हैं। फिर कहते हैं बिलियन ट्री सुनामी का मरकज और माहौलियात पर वहां बहुत काम किया इमरान खान साहब के दौर में। फिर वहां पे सेहत कार्ड दिया गया जो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है इमरान खान साहब की। फिर बादशाह डैम पर तेजी से काम किया गया और लोगों को लैंड सेटलमेंट की अदायगियां भी की गई, और यह काम रिजीम चेंज ऑपरेशन यानी इमरान खान साहब जब तक हुकूमत में थे तब तक इमरान खान साहब ने किए। अब उसके बाद से लोग पता कर लेना कि मार्च 2022 के बाद से लेकर अब तक गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को क्या मिला। मुझे नहीं लगता कि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को कुछ मिला। हां, उससे पहले भी कुछ प्रोजेक्ट हो सकते हैं, लेकिन रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद से अब तक कोई तरक्की पाकिस्तान के अंदर नहीं हुई, कोई मंसूबा पाकिस्तान के अंदर नहीं बना, बिल्कुल जीरो कारकर्दगी है इनकी रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद से लेकर अब तक। यही शिकवा जो है वो हमारे जो लोग महरूम हैं, जिन इलाकों में महरूमियां ज्यादा हैं, वहां ये शिकवे ज्यादा किए जाते हैं, जैसे कि आजाद कश्मीर। अब आजाद कश्मीर के अंदर नाज़रीन शेड्यूल आ गया है ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का, ये शेड्यूल मैं आपके सामने रख देता हूं और ये मैप भी है मेरे पास, ये नक्शा है पूरे आजाद कश्मीर का, ये ग्रीन कलर का। इसके उस तरफ जो है वो मकबूजा कश्मीर है और इस तरफ जो है वो पाकिस्तान आपको दिखाई दे रहा है, जहां पे इस्लामाबाद लिखा हुआ है, और जहां श्रीनगर लिखा हुआ है वहां मकबूजा कश्मीर है। तो ये थोड़ा सा हिस्सा आजाद कश्मीर का हमारे पास मौजूद है और एक बारीक पट्टी है ये सिर्फ। तो इतना ही हम ले पाए इतने सालों में। तो अब यहां पे आप नक्शा देखें तो नीचे से ऊपर की तरफ आप जाएं तो नीचे भिंबर है, उसके बाद मीरपुर है, फिर ऊपर कोटली आ जाता है, कोटली के बाद आप मजीद ऊपर जाएं तो रावलाकोट, बाग और फिर मुजफ्फराबाद। तो इसी नक्शे के हिसाब से मैप बनाया गया है अवामी एहतजाज का, लॉन्ग मार्च का, जो 9 जून को होने जा रहा है, उसका शेड्यूल जारी किया गया। 9 जून को भिंबर और मीरपुर से लॉन्ग मार्च का आगाज होगा, काफिले कोटली पहुंचेंगे और काफी लेट पहुंचेंगे और वहां पे फिर उनका पड़ाव होगा। 10 जून को पूरा कोटली का जो जिला है, मीरपुर डिवीजन रावलाकोट की तरफ आएंगे। ये सारे नीचे से जो बढ़ते हुए आ रहे हैं ये इकट्ठे होंगे, यहां से मजीद लोग शामिल होंगे और ये रावलाकोट की तरफ आएंगे। फिर पुंछ डिवीजन, हमारे पुंछ डिवीजन के काफिले बाग और हल्का मुजाहिदाबाद को छोड़कर रास्ते में मिलेंगे, यानी वो यहां पे आके शामिल हो जाएंगे। फिर रावलाकोट आबद, यहां पे वो ये बताते हैं, ये सरदार उमर नजीर साहब ने जारी की है ये इंफॉर्मेशन। वो कहते हैं पूरा पुंछ डिवीजन के तमाम काफिले रावलाकोट पहुंचेंगे और रावलाकोट में ये सारा का सारा मजमा इकट्ठा हो जाएगा। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी जो है उसके लोग आकर इकट्ठे हो जाएंगे रावलाकोट में।
और रावलाकोट से मीरपुर डिवीजन, पुंछ डिवीजन, ये सारे इकट्ठे होकर आगे का रुख करेंगे और एक साथ मुजफ्फराबाद की तरफ बढ़ेंगे। बाकी एरिया से जो काफिले हैं वो भी आएंगे। तो ये एक मोटी मोटी हिकमत अमली है जो आज़ाद कश्मीर में होने जा रही है। और मसला सबसे मेन यही है कि आज़ाद कश्मीर के लोगों को यह लगता है कि उनका हक मारा जाता है, हर मरतबा उनके ऊपर कठपुतली हुकूमत मुसल्लत की जाती है। होता यह है कि 12 सीटें आज़ाद कश्मीर से बाहर पाकिस्तान में रख दी गई हैं। मुहाजिरीन के नाम पे उन सीटों पे इलेक्शन करवाया जाता है और उन सीटों पे अपने मनपसंद कठपुतलियां बिठा दी जाती हैं। उन कठपुतलियों के जरिए से आज़ाद कश्मीर की हुकूमत बनाई जाती है। यानी 12 सीटें बाहर से आ जाए ना तो 20% से 25% काम हो जाता है। बाकी अगर आप 75% हार भी जाए आज़ाद कश्मीर में तो आप 25% सीटें लेकर भी हुकूमत बनाने के काबिल हो जाते हैं। मोटी मोटी बात यह है। तो बाहर से सीटें ली जाती हैं, अंदर से धांधली की जाती है और 2 नंबरी करके हमेशा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इस काबिल होती है कि अपनी हुकूमत बना ले। अब आज़ाद कश्मीर के लोग इस बात से नाराज हैं। वो ये कहते हैं जी अगर आज़ाद कश्मीर के अंदर हुकूमत बननी है और आज़ाद कश्मीर के हवाले से फैसले होने हैं तो वो फैसले सिर्फ और सिर्फ आज़ाद कश्मीर के शहरी करेंगे। हाँ, अगर आपने कोई सिंबॉलिकली कोई सीटें रखनी है तो आप इलेक्शन लड़वाएं, सीटें बनाएं, लेकिन आज़ाद कश्मीर की हुकूमत बनने में या गिरने में इन बाहर वालों का वोट काउंट नहीं होना चाहिए। देखिए, वो आप मकबूजा कश्मीर के खाते में बना रहे हैं ना, तो वो फॉरेन पॉलिसी के ऊपर बात करें, वो इंसानी हुकूक के ऊपर बात करें, उनको वजारतें भी इसी नौयत की दी जाएं। लेकिन बाहर से एक बंदा लाकर बिठाया जाता है और वो आज़ाद कश्मीर में पानी के मामलात, बिजली के मामलात पे बैठ जाता है, वो आकर मादनियात के मामलात पे बैठ जाता है, वसाइल के मामलात पे बैठ जाता है, दाखिला और खारजा के मामलात के ऊपर बैठ जाता है। वो बाहर से आया, उसका क्या ताल्लुक है आज़ाद कश्मीर के साथ? तो ये जोर जबरदस्ती की जाती है जिसके खिलाफ आज़ाद कश्मीर के लोग आवाज उठा रहे हैं। सबसे मेन बात है कि वो कहते हैं इन 12 सीटों को खत्म कर दें या कम से कम हमें ये कमिटमेंट दें कि ये 12 लोगों का आज़ाद कश्मीर की हुकूमत बनाने में या गिराने में कोई किरदार नहीं होगा। आज़ाद कश्मीर के लोग अपनी हुकूमत का फैसला खुद करेंगे जैसे जमहूरियत में होता है। नाज़रीन, पाकिस्तान का जो है वो बजट तैयार हो रहा है और इसमें जो चीजें सामने आ रही हैं वो बड़ी खौफनाक है। आज मैं बात करता हूं थोड़ा आईटी के बारे में और सोशल मीडिया के बारे में। यहां पे भी टैक्सेस लगाने का फैसला किया जा रहा है और इसमें जो क्रिप्टो ट्रेडिंग है उसके ऊपर 15 से 30% तक कैपिटल गेन टैक्स आयद होने का इम्कान है। देखिए, सोशल मीडिया के ऊपर ये टैक्स लगाएंगे उसकी आमदन के ऊपर और टैक्स को बहुत बढ़ाएंगे। मुझे पता है इनको ये करना पड़ेगा। साथ ही साथ आईटी के ऊपर ये टैक्सेस बढ़ाने जा रहे हैं। आईटी का शोबा पाकिस्तान का पहले ही जवाल का शिकार है। इंडिया जो है वो सैकड़ों अरब कमाता है, डॉलर्स में बता रहा हूं मैं आपको, वो इतना पैसा कमाता है आईटी के शोबे में, पूरी दुनिया से वो माल लपेट के ले जाता है। पाकिस्तान नहीं कर पाता, बदकिस्मती है पाकिस्तान की। और पाकिस्तान अगर थोड़ा बहुत कर रहा है तो अब ये बहुत बड़े बड़े टैक्सेस लगा के पाकिस्तान को इस शोबे में पीछे धकेलने वाले हैं। लेकिन लोग करेंगे क्या? आईटी वाले लड़के आजकल क्या करते हैं, जितने लड़के लड़कियां आईटी में काम कर रहे हैं वो बड़े आराम से पाकिस्तान से बाहर किसी ऐसे मुल्क में अकाउंट बना लेते हैं जहां पे टैक्सेस कम है। देखें ना, जब आप पाकिस्तान के अंदर बड़े इनसेन किस्म के, अजीबोगरीब, बहुत ह्यूज किस्म के आप टैक्सेस लगा देंगे तो पाकिस्तान में तो नौजवान इस वक्त रहना भी नहीं चाहते। जो आपने पाकिस्तान की हालत कर दी है, अमनो अमान वहां पे नहीं है, सहूलियात वहां पे नहीं है, बुनियादी इंसानी हकूक वहां पे नहीं है। फिर लोगों को आपने डराया और धमकाया हुआ है, एक जेल के अंदर लगभग आपने कन्वर्ट कर दिया एक कंट्री को। तो नौजवान पाकिस्तान में रहना नहीं चाहता, उसे घबराहट होती है पाकिस्तान में। तो अब उनके पास बड़ा आसान तरीका यह है कि ऑनलाइन बैंक अकाउंट्स बन जाते हैं पूरी दुनिया में। आप अमेरिका में बना लें, यूरोप में बना लें, गल्फ में बना लें और बहुत सारे और ऐसे हेवन्स हैं, ऐसी जगह जहां पे नौजवान बड़े आराम से अपने अकाउंट्स बना लेते हैं ऑनलाइन। अब उनकी पेमेंट उन अकाउंटों में आती है बजाय इसके कि वो पेमेंट पाकिस्तान में आए। पाकिस्तान में भी वो काम करते हैं तो वीपीएन लगा के काम करते हैं। यहां तो इंटरनेट की फैसिलिटी भी उनको बेचारों को बड़ी मुश्किल से मिलती है। तो वो जितनी उनकी इनकम होती है बजाय कि वो सारी इनकम पाकिस्तान में आए, वो इनकम ऐसे मुल्कों में जाती है जहां पे टैक्सेस मुनासिब हैं। अब पाकिस्तान को यह बात समझनी चाहिए कि ज्यादा पैसा पाकिस्तान में आएगा, पाकिस्तान के बैंकों में आएगा, पाकिस्तान में पड़ा रहेगा तो पाकिस्तान को फायदा होगा। आप उसके ऊपर टैक्स नहीं भी लेंगे तो पाकिस्तान को फायदा होगा, कम टैक्स लेंगे फिर भी पाकिस्तान को फायदा होगा। लेकिन अगर आप भारी भारी टैक्सेस लेंगे तो यह पैसा पाकिस्तान में आएगा ही नहीं। लोगों के पास दूसरा ऑप्शन है, वो पैसा पाकिस्तान से बाहर कहीं रख लेंगे और अपनी जरूरत का थोड़ा बहुत पैसा पाकिस्तान में मंगा लिया करेंगे। फिर आप क्या करेंगे? और इसी वजह से हुंडी का कारोबार जो है वो तरक्की पाता है। बाहर से लोग पैसा पाकिस्तान में हुंडियां कर करके मंगाते हैं, वो टैक्स बचाते हैं अपना। तो पाकिस्तान की हुकूमत को समझ नहीं आ रही कि आगे बढ़ना कैसे है। ये जो फॉर्मूला है ना, ये सादा सादा आप समझ लें फौजी टाइप का फॉर्मूला है
कि जनाब लोगों को दबाओ, लोगों से टैक्सेस निकालो, लोगों को डंडे मारो, लोगों को गोलियां मारो, लोगों को काबू करो, लोगों को बूटों के नीचे दबा के रखो। इससे मुल्क नहीं चलते। मुल्क पॉलिसी के साथ चलते हैं। आप लोगों को सहूलियात देते हैं, आप लोगों को फैसिलिटेट करते हैं, फिर लोग पैसा पाकिस्तान में लेकर आते हैं, अपने मुल्क के अंदर लेकर आते हैं। वो पैसा मुल्क के आगे बढ़ने की वजह बनता है। आप टैक्सेस ले रहे हैं या आप ले रहे हैं उधार, पूरी दुनिया से उधार ले लेकर तबाही फेर दी। बहरहाल जो पैसा आ रहा है उसको भी ऐसा लगता है लात मारने जा रहे हैं। इन्होंने नारे मारे थे नादरीन के बिजली हमने सस्ती कर दी है। आप सुने ना वफाकी वजीर को, जो तवानाई के हैं, जिन्हें आजकल अवार्ड भी मिल रहे हैं, वो दावा करते हैं बार बार जनाब कि हमने बिजली सस्ती कर दी, पिछले साल की निस्बत सस्ती है। लेकिन ये सरकारी आदादोशुमार है, सनाउल्लाह खान साहब ने भी शेयर किए हैं, बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं। तो ये जो सरकारी आदादोशुमार हैं ये क्या बता रहे हैं? ये सरकारी आदादोशुमार बता रहे हैं कि गुज़िश्ता साल मई के मुकाबले में मौजूदा साल मई में, यानी 2025 के मई के मुकाबले में 2026 के मई में जो पाकिस्तानियों ने बिजली खरीदी वो 36.47% महंगी हुई है। यानी लगभग पाकिस्तान की बिजली 36-37% के दरमियान महंगी हो गई पिछले मई के मुकाबले में इस मई में। तो ये कैसे दावा कर सकते हैं कि पाकिस्तानियों को बिजली मादी की निस्बत सस्ती मिली है? लोगों को बेवकूफ समझते हैं, झूठ बोलते हैं और फ्रॉड करते हैं। तो ये फ्रॉड ज्यादा देर तक चलेगा नहीं। नाज़रीन एक चीज मैं आपको और बताऊं, नवाज शरीफ साहब क्योंकि इलेक्शन लड़ने गए हुए हैं गिलगित बल्तिस्तान में, बड़े लंबे अरसे के बाद उनकी पॉलिटिकल लॉन्चिंग हुई है। इससे पहले उन्हें लाया गया था और उन्हें लॉन्च किया गया था जब उन्होंने कबूतर उड़ाए और उनके तोते उड़ गए। यास्मीन राशिद ने जेल से बैठकर उनको आज इबरतनाक शिकस्त दी। नवाज शरीफ को बदतरीन शिकस्त हुई, पूरे खानदान को शिकस्त हुई, लेकिन उसके बाद जूते पॉलिश करके ये लोग इक्तदार में आ गए। अब नवाज शरीफ साहब आउटडेटेड बातें कर रहे हैं। वो बातें कर रहे हैं जो वो आज से 7-8 साल 9 साल पहले करते थे। मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों जाने दिया। मियां साहब गिला शिकवा आपका गिलगित बल्तिस्तान के लोगों से बनता ही नहीं है, बल्कि पाकिस्तानियों का मियां साहब आपसे गिला शिकवा बनता है कि आपने हमेशा पाकिस्तानियों को ट्रक की बत्ती दिखाई कि जनाब मैं इनकलाब लेकर आ रहा हूं, और पतली गली से आप आराम से किसी जहाज पे बैठ के निकल गए डील करके। आपने हमेशा कौम को इनकलाब के पीछे लगाकर खुद पतली गली पकड़ी और हमेशा पाकिस्तान से बाहर आप चले गए। लोगों को कहा इनकलाब लेकर आओ और खुद आप डील करके बाहर चले जाते। आपने हमेशा यही किया मियां साहब लोगों के साथ। अब मियां साहब की सियासत जो है ना, इसके बारे में मियां साहब के अपने साथी, उनके अपने हमदर्द, वो मीडिया वाले जो मियां साहब से बहुत प्यार करते हैं, वो लोग भी मियां साहब पे तनकीद कर रहे हैं और उनको मियां साहब की बॉडी लैंग्वेज हारे हुए शख्स की बॉडी लैंग्वेज दिखाई दे रही है। मियां साहब जीबी में अपनी मायूसी साथ लेकर गए हैं और उनके पास अवाम को दिखाने के लिए और बताने के लिए कुछ भी नहीं है। जो तबाही उनकी सरकार ने फेर दी है, उनकी बेटी ने, उनके भाई ने जो तबाही फेरी है पंजाब में और वफाक में, उसके बाद वो लोगों से कोई क्लेम नहीं कर सकते, लोगों को कह नहीं सकते कि हमने ये कर दिया, हम ये मजीद कर देंगे। तो बहुत बुरी हालत है इस वक्त। नवाज शरीफ जो है वो बिलावल से भी बुरा परफॉर्म कर रहे हैं और बिलावल निस्बतन बेहतर इसलिए परफॉर्म कर रहा है कि पीटीआई है ही नहीं, मैदान से ही बाहर है। जो मेन खिलाड़ी है उसको मैदान से बाहर रख के तो रेलू कट्टों का मैच हो रहा है, और रेलू कट्टों के मैच में ना आवाम को दिलचस्पी है ना किसी और को दिलचस्पी है। तो शिकस्त खोरदा हारे हुए शख्स की छवि दे रहे हैं मियां नवाज शरीफ साहब इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में। नाज़रीन बलूचिस्तान से एक खबर है और वो खबर ये है कि कोयटा समेत बलूचिस्तान के अक्सर इलाकों में पेट्रोल लगभग नापैद होता जा रहा है। कई एरिया से ये रिपोर्ट हुआ कि 550 रुपए लीटर तक भी लोग पेट्रोल खरीदने पर मजबूर हुए। ईरानी पेट्रोल जो पहले दस्तयाब होता था, स्मगल होकर आ जाता था बॉर्डर से, वो भी अब बलूचिस्तान में दस्तयाब नहीं है। और कई इलाकों के बारे में लिखा हुआ है, कहीं पे 380 रुपए का लीटर वो भी नहीं मिल रहा, कहीं पे जो है वो कीमत पहुंची है 400, वो भी नहीं मिल रही, 500 रुपए इससे ज्यादा कीमत पर भी पेट्रोल कई जगह पे नहीं मिल रहा। बहुत किल्लत हो गई है बलूचिस्तान में पेट्रोल की, और इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल पाकिस्तान की हुकूमत है, कोई और तो है नहीं। और दूसरा, कोयटा के अंदर अचानक से जो है वो इंटरनेट सर्विसेज जो है बंद हो गई हैं और मोबाइल बंद हो गया है। अच्छा, मोबाइल बंद करके ना पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे ये समझते हैं कि उन्होंने दहशतगर्दी को रोक दिया है। मोबाइल फोन बंद करके उन्हें लगता है नहीं, मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं दहशतगर्द। क्या पाकिस्तानी बेवकूफ है या दहशतगर्द जो है वो पिछली सदी में रह रहे हैं? भाई वो सैटेलाइट फोन इस्तेमाल करते हैं, उनके पास बेहतरीन कनेक्शंस हैं, उनके सपोर्टर्स उनके साथ मौजूद हैं, उनके पास फंडिंग है, उनके पास पैसा है। आप उनका मुकाबला नहीं कर पा रहे, आप आवाम के लिए इंटरनेट और मोबाइल फोन बंद कर देते हैं। दहशतगर्द जदीद सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियां खुद बताती रही हैं कि दहशतगर्दों के पास जदीद कम्युनिकेशन के जराए हैं। तो जब उनके पास जदीद जराए हैं तो फिर आप इंटरनेट और मोबाइल फोन क्यों बंद कर देते हैं अचानक से?
लोगों को तकलीफ में क्यों मुब्तला करते हैं? ये सिर्फ नालायकी और नाअहली है और उसको छुपाने का एक तरीक़ाकार है कि जनाब हम दहशतगर्दी रोकने के लिए बड़ी कोशिश कर रहे हैं। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।